नमस्कार बच्चों, हम कक्षा 12वीं की समकालीन विश्व राजनीति किताब से अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हम सब जानते हैं कि सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका में बढ़ोतरी हुई है। विश्व के सामने बड़ी नई नई चुनौतियां आने लगी, जिसे हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कुछ बदलाव, कुछ सुधार की जरूरत महसूस होने लगी। तो इस अध्याय में हम संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार व भारत, और अंत में एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। इस अध्याय में हम यही सभी शीर्षकों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों है या हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रतीक चिन्ह है, जिसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है। इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति की तरफ संकेत करती हैं। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। इस संगठन को बहुत से लोग एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण संगठन मानते हैं। यह संगठन शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे सचिव ने कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। दूसरा बिंदु है, विदेशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब बेहतर जीवन स्थितियां कायम कर सके या हमारे मध्य एक अच्छा जीवन जीने के आदर्श उपस्थित हों। तीसरा बिंदु है, देशों के बीच अगर मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक दूसरे से युद्ध की ठान ले। बहुत सारे मसलों, समस्याओं का समाधान बातचीत से निकल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें एक ऐसा ही मंच प्रदान करते हैं जहां पर हम बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं और मसलों का समाधान कर सकते हैं। चौथा बिंदु, दूसरे देशों के मध्य या सभी अन्य देशों के मध्य व्याप्त विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करने में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। पांचवा बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही मिलकर करते हैं। यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह यानी अकाउंटेबल होता है। छठा बिंदु, जब राज्य देशों में सहमति बनाने और एकजुट होकर कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने की बात आती है, तो इस स्थिति में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सातवां बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयोग के उपाय और सूचना जुटाने में भी मदद करते हैं। आठवां बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियम और नौकरशाही की एक ऐसी ही रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्य को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समान साझेदारी होगी व लाभ का बंटवारा भी न्यायोचित होगा। और कोई भी सदस्य अगर एक बार समझौते में शामिल हो जाता है, तो उस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, तो वह उन नियमों और समझौतों का पालन करेगा।
शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में कुछ बदलाव हम देखते हैं। यह बिल्कुल संभावना है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। अब हम अगला शीर्षक पढ़ेंगे जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। हम जानते हैं पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को एहसास करवाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत है। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। हमने देखा शुरुआत में बहुत सारी मिलने वाली सफलताओं के बावजूद यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध और उससे होने वाली हानि को नहीं रोक सका। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह माना गया कि हमें और ज्यादा मजबूत संगठन की जरूरत है, तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ ही 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 को इस संगठन की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच संयोग की राह दिखाना और संयोग को मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 192 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं, लेकिन अब इसकी कुल सदस्य संख्या 193 यानी 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आम सभा यानी जनरल असेंबली में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अब हम आगे पढ़ेंगे शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। हम देखते हैं विश्व राजनीति में बदलाव बहुत ही सामान्य बात हो गई है, तो इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी सुधार और विकास करना अत्यंत अनिवार्य है। तो इसी तरह ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार और विकास की बात होने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जिन बुनियादी सुधारों की बात की गई, उनमें 2 मुद्दे बहुत अहम हैं। पहला मुद्दा था संगठन की बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। दूसरा मुद्दा था संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। जहां तक पहले मुद्दे की बात है, सभी देश यह जानते थे कि यह सुधार जरूरी है और होने भी चाहिए। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर थी। ऐसी मांग उठाई जा रही थी कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति की चुनौतियों का सामना सरलता से किया जा सके। अब प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार को लेके। संयुक्त राष्ट्र संघ में किन मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो यह दूसरा मुद्दे या इस दूसरे मुद्दे को लेकर कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते थे कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े विषयों में ज्यादा प्रभावकारी और बड़ी भूमिका निभाते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ यह मानते थे यह संगठन अपने विकास और मानवीय मुद्दे, जो भलाई के मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, मानवाधिकार, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक न्याय तक ही सीमित रहे। 1991 यानी 1991 से अब तक आए कुछ बदलावों पर हम नजर डालते हैं। पहला, सबसे महत्वपूर्ण बात, सोवियत संघ बिखर गया। सोवियत संघ के बिखरने के बाद अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन गया। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य
रूस और अमेरिका के मध्य संबंध अब कहीं और ज्यादा संयोगात्मक है। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत भी इसी तेजी से आगे की दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो रहे हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी जैसे गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणुविक प्रसार, जलवायु आदि में बदलाव, पर्यावरण की हानि मौजूद है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह माना गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव होना चाहिए, इसमें सुधार आना चाहिए। इनकी प्रक्रिया में और सुधार होना अनिवार्य है, जिसके लिए समय समय पर प्रयास किए भी गए। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और विशिष्ट एजेंसियां। सबसे पहले हम महासभा के बारे में पढ़ेंगे, महासभा के बारे में जानेंगे। महासभा जनरल असेंबली एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विमर्श निकाय है जो मुक्त एवं उदार बातचीत के जरिए समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। यह विश्व का स्थायी मंच एवं बैठक कक्ष है। इसका गठन कुछ इस मान्यता पर आधारित है: शब्दों से लड़ा जाने वाला युद्ध तलवारों से लड़े जाने वाले युद्ध से श्रेयस्कर है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है। यह उन्हें समान मताधिकार देता है। महासभा का कार्य मुख्य रूप से बनाई गई कई समितियों द्वारा संचालित होता है, जैसे विशेष राजनीतिक व औपनिवेशिक समिति, निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, सामाजिक सांस्कृतिक तथा मानवीय समिति, विविध विधि समिति, प्रशासकीय एवं बजट संबंधी समिति तथा आर्थिक और वित्तीय समिति। सभा को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की परिधि में आने वाले तमाम मुद्दों पर बहस एवं अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि इसके फैसले को मानना सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। भारत के एकमात्र महासभा अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जी रह चुकी हैं। अब हम सुरक्षा परिषद के बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार शांति एवं सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। इसके फैसले का अनुपालन करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। इसमें 15 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। 5 स्थायी सदस्य देशों में चीन, फ्रांस, सोवियत संघ अर्थात वर्तमान का रशिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव महासभा में स्थायी सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। चयनित सदस्य देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यह अस्थायी सदस्य होते हैं। ज्ञातव्य है कि कार्य प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर प्रत्येक फैसले के लिए मतदान की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य अपना वोट देने से मना कर देता है, तब इसे वीटो के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष जब कभी किसी देश के अशांति और खतरे के मामले लाए जाते हैं, तो अक्सर वह उस देश को पहले विविध पक्षों से शांतिपूर्ण हल ढूंढने हेतु प्रयास करने के लिए कहती है। परिषद मध्यस्थता का मार्ग भी चुनती है। लड़ाई छिड़ जाने पर परिषद युद्ध विराम की कोशिश भी करती है। सुरक्षा परिषद के
प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार अर्थात वीटो भी प्राप्त होता है। इसे हम वीटो का अधिकार भी कहते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कोई देश विपक्ष में वोट या मत देता है तो यह विषय स्वीकृत किया जाता है अर्थात अस्वीकार समझा जाता है। सुरक्षा कार्य सुरक्षा परिषद ही महासभा के महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए जाने का काम भी सुरक्षा परिषद ही करती है। अब हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में जानेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कुल 54 अर्थात 54 सदस्य होते हैं, जिसमें 18 सदस्य 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। सामान्यतः इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। यह संयुक्त राज्य और उसकी विशेषज्ञ एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, खाद्य एवं श्रमिक संगठन FAO, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यों का समन्वय करती है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर गौर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हॉलैंड शहर के द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय परामर्श माना जाता है एवं इसके द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप से लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाया जाता है, जैसे सीमा विवाद, जल विवाद आदि। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मुद्दों पर इससे परामर्श ले सकती हैं। अब सचिवालय के बारे में पढ़ते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है, जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा 5 सालों के लिए करती है। यह महासचिव सचिवालय का प्रधान होता है। अब हम विशिष्ट एजेंसियों के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह प्रावधान था कि आवश्यकता पड़ने पर इसकी प्रमुख अंगीभूत संस्थाएं अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार विशिष्ट संगठन का निर्माण कर सकती हैं। ऐसे संगठनों को ही विशिष्ट एजेंसियां कहा जाता है, जिनमें प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन IMF, ILO और IMO। यहाँ पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर जारी बहस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। 1992 अर्थात 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। पहली शिकायत, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं को पूरा नहीं करती। दूसरी शिकायत, इनके फैसलों पर पश्चिम मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का ही दबदबा होता है। तीसरी शिकायत, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर 1997 अर्थात 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई। जांच में सबसे पहले बात उठाई गई, सुधार कैसे किए जाएं। उदाहरण के लिए, क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए? इसके बाद के सालों में भी सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुझाए गए।
इनमें से कुछ निम्नलिखित सुझाव हैं कि नए सदस्य के लिए क्या अनिवार्य है। नए सदस्य के लिए अनिवार्य है कि उसको बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। दूसरा, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा हो। चौथा, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। पांचवा, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। छठा, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल और अर्थव्यवस्था और संस्कृति की विविधता को स्पष्ट करता हो। हम कह सकते हैं कि इनमें से हर एक की कुछ ना कुछ वैधता है। सरकार अपने हितों और इच्छाओं के लिहाज से कुछ कसौटी को फायदेमंद व नुकसानदेह मानती है। हम देखते हैं समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या बदलाव होने चाहिए और कैसे सुधार होने चाहिए, इसको लेकर प्रश्न उठता रहा है। सुधार ऐसे भी थे जिसमें स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों की सदस्यता को लेकर भी सवाल उठे। उदाहरण के लिए, जैसे 5 स्थायी सदस्यों को जो वीटो का अधिकार दिया गया, उसके संदर्भ में विशेषज्ञों ने कहा कि जो गलत है वह गलत है, वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। वह अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के बीच की बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्य को विशेष शक्ति दी गई है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह से बस इसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम चली, लेकिन इस बात की समझ बनी कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधारों के लिए शायद ही कभी राजी हों। इस बात का खतरा है कि वीटो ना हो तो सन 1945 अर्थात 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र में ना रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उसके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में संगठन प्रभावकारी ना रह जाए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में मिले व मौजूदा हालात पर चर्चा की। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला किया, जो इस प्रकार है। शांति संस्थापक आयोग का गठन। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। तीसरा, मानवाधिकार परिषद की स्थापना 19 जून 2006 से सक्रिय। चौथा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। पांचवा, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। छठा, एक लोकतंत्र कोष का गठन। सातवां, ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यायिकता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत के बारे में जानेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन किया।
भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह एक जरूरी पूर्व शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत चाहता था कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़े। भारत हमेशा इस पक्ष में रहा है कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य का दायरा भी और विस्तारित होगा। भारत समय समय पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनना चाहता है। उसके लिए जो भारत ने तर्क प्रस्तुत किए, हम उन पर गौर करते हैं। यह तर्क इस प्रकार है। पहला, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। दूसरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तीसरा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहल में भाग लिया है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। पांचवा, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। छठा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत जानता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी भी देश की अपनी बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अगर किसी देश को वीटो संपन्न देश का दर्जा मिल जाता है या उसको एक ताकतवर देश के रूप में गिना जाता है तो उसका प्रभाव भी ज्यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो संपन्न देश बन जाए। कई देश भारत के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ देशों का कहना है कि वह भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं और कुछ देश भारत के बॉर्डर पर बढ़ रहे तनाव को लेकर चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई ताकत ऐसी हैं या कई देश ऐसे हैं जो भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनने का विरोध करते रहे हैं। इसीलिए भारत अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया और अभी भी बनना मुश्किल है। अब हम एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा? यह प्रश्न अन्य सभी देशों के लिए विचारणीय है। क्या यह संगठन अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिकी ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता, यह बात हम सब जानते हैं। सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बलबूते पर वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अमेरिका का काफी प्रभाव भी देखने को मिलता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी भूक्षेत्र में है और इसका कारण भी इसका प्रभाव बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक भी हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके और उसके साथी राष्ट्र के हितों के अनुकूल नहीं है तो वह अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को रोक भी सकता है। वीटो शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत महत्व रखती है।
अमेरिका अपनी इस ताकत के बलबूते पर शेष विश्व में फूट डाल सकता है और वह डालता भी है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम भूमिका निभाता नहीं दिखा है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलाबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते भी हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए सभी राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां पर अमेरिकी नीतियों व रवैये पर अंकुश लगाया जा सकता है। अंत में हम कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बुरे हाल में आ जाएगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के लोग कैसे रहेंगे? प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ व दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हित और संपूर्ण विश्व के हितों से मेल खाते हो। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।